लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था द ग्रेट विजनरीज। सो इसके अंदर जो है मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाट डज विजनरी मीन। विजनरी उनको कहते हैं जो एक ख्वाब देखते हैं एंड देन दे प्लान कि वो ख्वाब जो है वो कैसे अचीव किया जाए। जस्ट लाइक कायदा आजम एंड अल्लामा इकबाल, क्योंकि इस टेक्स्ट के अंदर मोस्टली उन्हीं की बात हुई है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आगे हमने पढ़ा था कि स्टूडेंट्स एक टीचर ने जो है वो क्लास स्टार्ट किया होता है कि आप लोग 40 ग्रुप में डिवाइड हो और उनकी जो है बारे में इंफॉर्मेशन निकालें। तो लोग 4 लड़कियों का ग्रुप होता है जो कि दो दो करके डिवाइड होती हैं, और दो उनमें से अल्लामा इकबाल पे रिसर्च करती हैं और दो जो है वो कायदा आज़म पे करती हैं। बट वो अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर कैसे करते हैं? दे शेयर इट थ्रू ईमेल। ठीक है, तो इसमें जो है नीचे ईमेल का एक पैटर्न दिया हुआ है कि सबसे पहले आप लिखते हो कि आप किसको ईमेल भेज रहे हो। आप उसकी पूरी ईमेल एड्रेस डालते हो। आप एक से ज्यादा लोगों को एक वक्त में ईमेल भेज सकते हो। ठीक है, देन फ्रॉम में जो है आपकी खुद की ईमेल आती है, ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड होता है। सब्जेक्ट में आप वो सब्जेक्ट डालते हो कि आप किस किस टॉपिक पे आपकी ईमेल है। अगर कोई एप्लीकेशन है तो आप एप्लीकेशन लिखोगे। अगर आप किसी दोस्त को भेज रहे हो तो आप उसका सब्जेक्ट लिख दो कि आप क्या आपने क्या भेजा है। लाइक इस तो कायदा आज़म के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर हुई तो उन्होंने कायदा आज़म लिखा, देन डेट एंड देन टाइम। टाइम ये ऑटो जनरेटेड होता है। खैर उसके बाद जो है इन्होंने ईमेल कैसे स्टार्ट की, डियर हुमा, एंड देन शी सेड हियर इज सब इंफॉर्मेशन दैट आई हैव फाउंड अबाउट कायदा आज़म। उसके बाद उन्होंने यूज की सम टाइप ऑफ हेडिंग्स। हेडिंग्स जो थी उसमें दो टॉपिक्स थे। फर्स्ट वाज पर्सनालिटी, सेकंड वाज अचीवमेंट। एंड यहाँ पे दो पैराग्राफ्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर उन्होंने बात की थी पर्सनालिटी की, कायदा आज़म की पर्सनालिटी कैसी थी। सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने बात की अचीवमेंट की कि व्हाट अचीवमेंट डिड ही मेड। ठीक है, उसके बाद जो है लाइक जब भी आप किसी को ईमेल लिखते हो, यू आर नॉट राइटिंग इट इन वन पैराग्राफ। आप एक पैराग्राफ में सारी बातें नहीं लिखते। एक पैराग्राफ में आपकी एक बात हो गई, एक एक वक्त में एक बात करते हो। एक पैराग्राफ में एक बात होगी, पैराग्राफ रोको, पैराग्राफ चेंज करो, ताकि बंदे को पता चले कि हाँ आपकी बात यहाँ खत्म होगी, अब आप दूसरी बात स्टार्ट करने लगे। ठीक है, इसीलिए पैराग्राफ चेंज करना बहुत जरूरी होता है। एंड देन एट द एंड यू आर यूजिंग लाइक क्या कहना चाहिए, रिगार्ड्स। रिगार्ड्स के बाद जिस जो आप भेज रहा है उसका नाम आता है रिगार्ड्स में। ठीक है, सो फर्स्ट ईमेल मैंने जो लास्ट क्लास में पढ़ा रही था, वी आर नाउ रीडिंग द सेकंड ईमेल। इसमें भी सेम एग्जैक्ट वो है कि टू एंड देन फ्रॉम। फर्स्ट में जो था ताहिरा जो थी हुमा को भेज रही थी, एंड इन सेकंड ईमेल हुमा इज सेंडिंग ईमेल टू ताहिरा। ठीक है, एंड इसने भी जो है कायदा आज़म के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन निकाली है। नाउ लेट्स रीड व्हाट इट इज। सो वुड समवन लाइक टू रीड? Will any one of you like to read? Yes, ma'am. Okay, Aliha, read. Ma'am, from where? We Here have to जहाँ से start. email start हो रही, ताहिरा. Tahira, here is some information that we can add in this section. Moreover, Muhammad Ali Jinnah was the only leader in British India who was popular not only among the Muslims but also had a great respect among the people of other faiths, including the Hindus, Christians, Sikhs, and Parsis. Due to his tolerance and acceptance of all faiths, some Hindu leaders like Gokhale and the famous Hindu poetess Sarojini Naidu called him the best ambassador of Hindu-Muslim unity. Best wishes, Huma. Okay. So इस ईमेल में जो है हमने यहाँ देखा कि फर्स्ट ईमेल से पैटर्न चेंज है। हुमा ने ईमेल कैसे स्टार्ट किया था? शी यूज लाइक डियर ताहिरा, ताहिरा ने सॉरी, कि डियर हुमा, एंड देन एट द एंड शी यूजेस रिगार्ड्स ताहिरा। यहाँ पे जो है शी इज डायरेक्टली सेइंग ताहिरा। ठीक है, शी इज नॉट यूजिंग एनी लाइक वर्ड्स लाइक डियर और एनीथिंग लाइक दैट। और एंड के अंदर ये रिगार्ड्स की जगह बेस्ट विशेस लिखी है। सो ताहिरा ने जो ईमेल लिखा था फर्स्ट वन, वो कुछ काफी फॉर्मल सा था, एंड दिस ईमेल इज काइंड ऑफ अ फ्रेंडली
टोन, क्योंकि बेस्ट विशेस आप नॉर्मली हर किसी को नहीं लिखते. व्हेन यू आर राइटिंग अ प्रोफेशनल ईमेल, आप उसमें लिखते हो रिगार्ड्स, आप बेस्ट विशेस नहीं लिखते. तो यहाँ पे ये एक डिफरेंस था. सेकेंडली, इस ईमेल में बात किस बारे में हो रही है कि ताहिरा यूज्ड टू टॉपिक्स, पर्सनालिटी एंड अचीवमेंट. उसके अलावा हुमा इज एडिंग कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो ऐसे लीडर थे ऑफ ब्रिटिश इंडिया जिनकी रिस्पेक्ट जो है हिंदू भी करते थे और क्रिश्चियन भी करते थे और पारसी भी करते थे. क्यों? क्योंकि उनकी जो पर्सनालिटी ऑब्वियसली वो इस तरीके की थी कि हर कोई उनकी रिस्पेक्ट करता था, हर कोई उनकी बात सुनता था. वो कभी कोई फजूल बात नहीं करते थे, वो अपनी बात जो भी करते थे उसके सॉलिड पॉइंट्स लेकर आते थे. उसके अलावा ये कि some Hindu leaders like Gokhale and the famous Hindu poetess Sarojini Naidu called him the best ambassador of Hindu Muslim unity. अच्छा, अब यहाँ पे दो और लीडर्स की बात की है जिन्होंने कायदे आजम को लाइक सराहा है. और here it is a word used, ambassador. ambassador का मतलब पता है किसी को? किसको ambassador कहते हैं? Do you know the meaning of ambassador? Yes or no? रहनुमा मैम. नहीं, रहनुमा तो लीडर को ही कह रहे होते हैं. Ambassador is kind of like someone who represents. ठीक है. जब आप किसी कंपनी के लिए काम भी करते हो तो देयर इज अ पर्सन, जब आप प्रमोशन, हाँ, जब आप किसी को प्रमोशन के लिए भेजते हो, आप अपने प्रोडक्ट के लिए या अपने किसी चीज के लिए, सपोज आपकी एक कंपनी है और आपने उसको प्रमोट करना, ऑब्वियसली जो बॉस होता है वो तो प्रमोट ही कर रहा होता है, लेकिन वो एक टीम बना लेता है ऑफ काइंड ऑफ एम्बेसडर्स जो अलग अलग कंपनीज में जाके रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उस फर्म को, उस प्रोडक्ट को या उस कंपनी को. तो उससे पता चलता है कि अच्छा ये एम्बेसडर है इस कंपनी का, समवन हु रिप्रेजेंट्स. तो कायदे आजम किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? मुसलमानों को. तो ही वॉज द एम्बेसडर ऑफ मुस्लिम्स. और यहाँ पे है द बेस्ट एम्बेसडर ऑफ हिंदू हिंदू मुस्लिम यूनिटी. तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी क्योंकि उनका मेन मकसद यही था कि हिंदू और मुस्लिम जो थे वो साथ जो है रह नहीं सकते, उनको अलग करना पड़ेगा. एंड इफ अगर पाकिस्तान में भी हिंदू रहेंगे तो वो आपस में एक साथ यूनिटी के साथ रहेंगे और उनको कोई ऐसा नहीं कहेगा कि पाकिस्तान तुम्हारा मुल्क नहीं है, तुम बाहर चले जाओ. ठीक है. कोई पाकिस्तान में दूसरे मजहब वालों की भी उतनी ही इज्जत थी जितनी मुसलमानों की थी. ठीक है. एक ये चीज थी जो कि हिंदू मतलब लाइक इंडिया में नहीं थी. इंडिया में मुसलमानों को जो है वो बहुत नीचे दर्जे का समझा जाता था, मगर एज कम्पेयर टू इंडिया, पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ. दैट्स व्हाई दे सेड दिस कि ही इज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. ठीक है. ओके. Read this email. Huma and Tahira, you might want to add this vital piece of information in this section. However, he was very clear about one thing. While Pakistan would be a state where the Muslims would be free to practice the teachings of their faiths and to prosper economically, this is in no way mean that the people of other faiths living in the geographical boundaries of the new state would in any way be lesser citizens. पर ही ओके. सो फर्स्ट जो थे, फर्स्ट ईमेल था ताहिरा का, सेकंड ईमेल था हुमा का, एंड नाउ फरहीन का ये ईमेल है. एंड फरहीन इसमें क्या बात करी है? तो एग्जैक्ट सेम थिंग जो मैंने भी पहले डिस्क्राइब की कि जब कायदे आज़म ने अपना अलग मुल्क बना लिया था तो उन्होंने ऐसे नहीं कहा था. उन्होंने ये कहा था कि ये मुल्क जो है वो इस्लामी जो है टीचिंग्स के ऊपर चलेगा. लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि जो लोग मुसलमान नहीं है, लाइक क्रिश्चियंस, हिंदूज और जो पारसी थे, वो जो मुसलमान नहीं है उनके जो है राइट्स जो है वो नहीं दिए जाएंगे या उनके साथ कोई जुल्म होगा या ज्यादती होगी. तो ऐसा कुछ भी नहीं था. उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा था एक कि वी आर इक्वल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान. तो उन्होंने हर फिरके के लोगों को एक इक्वल सिटीजन के तौर पर ट्रीट किया था, किसी को किसी से ऊपर नहीं रखा था और ना किसी को किसी से नीचे रखा था. ठीक है. ये उनकी एक क्वालिटी थी. ओके, रीड दिस.
Thank you, Huma. I agree with you. Now here is some more information about him. Political acumen and contribution. Initially, Quaid-e-Azam was a strong proponent of Hindu-Muslim unity and an active member of the Indian National Congress, but as an outstanding political leader, he very soon sensed that the Indian National Congress was leading the Hindus of the subcontinent towards Hindu-Muslim polarization. This realized would result in political and economic victimization of the Muslims in the region. Therefore, he decided to leave the Congress and join the Muslim League. Finish करो इसको. Soon after joining the Muslim League, he became its president. He very intelligently pleaded the case of a separate homeland for the Muslims and succeeded in getting Pakistan. This was despite strong opposition from the two big power players in British India, the ruling British and the majority Hindus. Have you found some more information? ओके. सो यहाँ जो है एक और एस्पेक्ट की बात हो रही है, वो है उनका पॉलिटिकल एक्यूमेन एंड कंट्रीब्यूशन, कि उनकी पॉलिटिक्स में क्या क्या कहना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट रही और उनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी इन पॉलिटिक्स फॉर मुस्लिम. तो पहली चीज के कायदे आजम जो थे वो उन सबसे पहले मुस्लिम लीग जो थी उसमें नहीं थे. जब पाकिस्तान बनने से पहले इंडिया के अंदर दो पार्टीज थी, एक थी कांग्रेस, एक थी मुस्लिम लीग. कांग्रेस जो थी उसके अंदर मेजॉरिटी हिंदू थे और बहुत जो थे माइनॉरिटी मुसलमानों की थी, और मुस्लिम लीग जो थी वो पूरी की पूरी मुसलमानों की पार्टी थी. ठीक है. कायदा आजम जो थे वो पहले कांग्रेस के अंदर थे, और कांग्रेस की उन्होंने क्यों छोड़ी, जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस के लोग जो है वो ऐसे रूल्स बनाने लग गए थे जो कि मुसलमानों को इकोनॉमिकली हर्ट करते और लाइक फाइनेंशियली भी हर्ट करते और रिलीजियसली भी हर्ट करते, कि वो ये कहना चाह रहे थे कि मुसलमानों को कम से कम राइट दिए जाए एज कम्पेयर टू हिंदूज, और जो है मुसलमानों को जो है मतलब लाइक एन इंफीरियर टाइप ऑफ पीपल ट्रीट किया जाए, कि मुसलमान ज्यादा उनकी नजर में कुछ थे नहीं. दैट्स वाई जो है कायदा ने भी देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं आप लोग गलत कर रहे हो. उन्होंने ऑब्वियसली उन्हें रोकने की कोशिश की थी, मगर उनमें से किसी ने भी इसलिए नहीं सुनी क्योंकि मुसलमानों की माइनॉरिटी में तादाद थी और मेजोरिटी हिंदुओं की थी उस पार्टी में. तो कायदा ने वो पार्टी छोड़ दी एंड ही ज्वाइन, क्या कहना चाहिए, मुस्लिम लीग. या तो ही ज्वाइन मुस्लिम लीग. और उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद उन्होंने क्या किया कि मुस्लिम लीग वालों ने उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया, बिकॉज एवरीवन न्यू कि कायद आजम इज केपेबल ऑफ मेनी मोर थिंग्स. और उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद बहुत क्या कहना चाहिए, पीस में एक प्रपोजल पेश किया कि हमें एक अलग मुल्क चाहिए फॉर मुस्लिम्स, कि इंडिया के दो हिस्से किए जाए, एक मुसलमानों को दिया जाए और एक में हिंदू रहे. तो ये जो था ये उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे दिया था प्रपोजल, जो कि फर्स्ट तो डिक्लाइन हो गया था, देन उसके बाद दोबारा प्रपोजल दिया गया था 23 मार्च लाहौर में. तो वहां जो है ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया था. ठीक है. रीड. Aliha, will you please start reading? Ma'am, thank you for him. We will definitely add this. Now here is a vision that the Qaid had for Pakistan, aspirations for Pakistan. Qaid Azam envisioned Pakistan as a nation state ensuring equal rights for all citizens of Pakistan. August on August 11, 1947, the Qaid Azam on his election as the first president of the Constituent Assembly of Pakistan declared, You are free to go to your temples. You are free to go to your mosques and or to any other place to worship in this
state of Pakistan. We have starting in this day, in these days when there is no discrimination or district or distinction between one community and another. We are starting with this fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of one state. Continue. He also wanted Pakistan to be a state where justice and merit prevailed. He wanted the people of Pakistan to be united and to work towards making this new country an exemplary state. He said, "My guiding principles will be justice and complete impartially, and I am sure that with your support and cooperation, I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest nations of the world." Alas, this great leader had to leave this world before he could transform his ideas to practical steps. It is now our responsibility to set the future directions for this great country by implementing the Qaed's vision of Pakistan. If we truly wanted to pay homage to our great Qaed, we should try and to do the things he wanted us to do, and not merely praise what he did. On every Independence Day, we should think of what we need to do to take Pakistan forward on the way of peace and prosperity. Tahira, I think we now have enough information about the Qaeda-Azam. Let's see what Lubna and Farheen find about Allama Iqbal. We will then meet and decide how to present all this information. Best wishes, Huma. ओके सो अभी तक जो हमने देखी हमने पढ़ा कि कायद अज़म की पर्सनालिटी के बारे में, कायद अज़म की अचीवमेंट्स के बारे में, कायद अज़म की पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में एंड व्हाट ही हैड टू फेस बिफोर मेकिंग पाकिस्तान. नाउ अब जब पाकिस्तान बन गया था तो ही वाज लाइक कुछ उनके ख्वाब थे. यहाँ बात की जाए नाउ हियर इज द विजन. यहाँ विजन की बात है. द सेम थिंग आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर कि विजनरीज वो होते हैं जिनका एक ख्वाब होता है और उस ख्वाब को अचीव करने के लिए कुछ स्टेप्स लेते हैं, कुछ मेजर्स लेते हैं. एंड कायदा आज़म ने जो पहले मेजर्स लिए वो हमने ऊपर वाली ईमेल से पढ़े. फर्स्ट कि उन्होंने जो है कांग्रेस में दिया था, उन्होंने उसके बाद प्रपोजल दिया था, प्रपोजल पास नहीं हुआ, उन्होंने लोगों को यूनाइट किया और उनको ये जज्बा दिलाया कि यू नीड अ सेपरेट स्टेट. उसके बाद उन्होंने जो है जब पाकिस्तान बना लिया, ऑब्वियसली इट वाज नॉट एन इजी टास्क. तो पाकिस्तान बनाने के बाद उनके कुछ ख्वाब थे पाकिस्तान कैसा होना चाहिए. तो कायदा आज़म इनविजन पाकिस्तान. इनविजन का मतलब होता है उन्होंने सोचा था कि पाकिस्तान होगा किस तरीके एज अ नेशन स्टेट. ठीक है. और उन्होंने ये सोचा था कि पाकिस्तान के अंदर हर सिटीजन के इक्वल राइट्स होंगे. और उन्होंने एक स्पीच दी थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान. ठीक है. तो यही एग्जैक्ट चीज थी जिसके बारे में बात कर रही थी कि पाकिस्तान के अंदर कायदे आज़म नहीं चाहते थे कि अगर कोई बंदा मुसलमान नहीं है तो उसको ऐसा लगे कि मैं यहाँ अलग हूँ, लाइक आई डोंट बिलोंग हियर. उसके अंदर ये कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए कि उसको लगे कि मैं मुसलमान नहीं हूँ तो मेरी यहाँ पे कोई इज्जत नहीं होगी, कोई मुझे पूछेगा नहीं. तो पाकिस्तान का स्टेट बनाने का मकसद ही यही था कि वहां पे सबको इक्वली ट्रीट किया जाए. कि इस्लाम भी हमें यही वो देता है कि आप जो हो भले काले हो गोरे हो किसी भी जात से ताल्लुक रखते हो, आप सारे इक्वल हो. तो दैट वाज द मेन आइडिया, मेन थीम के पाकिस्तान के अंदर भी यही सारी जो है लाइक रूलिंग्स लगाई जाएंगी कि हर कोई इक्वल है, कोई किसी से ऊपर नहीं, कोई किसी से नीचे नहीं. उसके बाद ये बात की गई है कि ही ऑल्सो वांटेड पाकिस्तान टू बी अ स्टेट वेयर जस्टिस एंड मेरिट प्रिवेल्ड. अब पाकिस्तान का ख्वाब था कि जहाँ पे इंसाफ हो और हर कोई जो है मेरिट पे है. मेरिट मतलब आप अपनी काबिलियत से जो भी चीज वो करे वो अपनी काबिलियत से करे. लेकिन अब ऐसा नहीं होता पाकिस्तान में, ना तो इंसाफ रहा है और ना ही लाइक मेरिट रहा है, क्योंकि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन रिश्वत. तो उनका जो ख्वाब था दैट गॉट डिसॉल्व्ड समवेयर, वो कहीं खत्म हो गया. ठीक है.
He wanted people of Pakistan to be united and to work towards making this country an exemplary state. उनका ये भी ख्वाब था कि पाकिस्तान के लोग एक साथ मिलके एक काम करें ताकि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जो है एक लाइक एग्जाम्पलरी एक एग्जाम्पल बना दिया जाए कि इस मुल्क को देखो ये कितना अच्छा मुल्क है, जैसे हम अमेरिका को देखते हैं ये भी कितना अच्छा मुल्क है, वैसे ही वो चाहते कि पाकिस्तान बने. He said, my guiding principle will be justice and complete impartiality, and I am sure that with your support and cooperation, I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest nation of the world. उन्होंने ये कहा लोगों से कि मेरी गाइडिंग के साथ और आप लोगों की मदद के साथ मुझे पता है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान दुनिया में एक दिन बहुत मतलब बहुत ऊंचा और बहुत बड़ा मुल्क बन सकता है इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस और फेम. ठीक है, तो लेकिन ये सारी बातें जो हैं उनकी डेथ के बाद खत्म हो गई थी. लोगों ने उनके जो ड्रीम्स थे, लोगों ने उनके जो गाइडेंस थी वो फॉलो नहीं की. तो नेक्स्ट उसके अंदर ये पैराग्राफ के अंदर वो यही बात कर रहे हैं कि हम हर इंडिपेंडेंस डे पे वी शुड थिंक कि हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं कि पाकिस्तान को आगे लाया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान के हालात अब बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं. एंड दे आर एडवाइजिंग कि कायदा आजम की रूलिंग्स पे चलते हुए, कायदा आजम की गाइडिंग्स पे चलते हुए वी कैन मेक पाकिस्तान अ ग्रेट स्टेट. ठीक है, एंड इन दी एंड दे आर टॉकिंग अबाउट के कायदा आजम के बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन जमा कर ली है. नेक्स्ट व्हाट दे वांट टू डू इज अल्लामा इकबाल पे भी इंफॉर्मेशन दी थी और टू द अदर ग्रुप एंड दे वांटेड टू सी व्हाट दे हैव रिटन. ओके, रीड. अलीहा आई गेस डिस्कनेक्ट हो गई है. हुसैन आप रीड कर लें. Personalities and achievements. Allama Muhammad Iqbal, the poet of the English of the East, was no doubt but a great poet, but poetry was only one of his many Accomplishment. accomplish- accomplishment. He began his professional career as a professor of Arabic at the Oriental College, Lahore. After doing his MA in 1899, in 1905, he went to London to study law and receive a law degree. He thus became a barrister by profession, but this does not mean that he gave up everything else. This versatile person continued his quest for knowledge in various fields, and in 1908 he was 1908. awarded 1908 1908. 1908 he was awarded a PhD degree by the Munich Munich. University in Germany for his work on Persia philosophy. That is why he is also known as Dr. Muhammad Iqbal regards Lubna. ओके, सो अब यहाँ में बात हो रही है अल्लामा इकबाल की. एज जस्ट लाइक कायदा आजम, फर्स्ट उन्होंने बात की अबाउट हिज पर्सनालिटी एंड अचीवमेंट. तो कायदा आजम जो थे, सॉरी अल्लामा इकबाल जो थे वो शायर मशरिक थे, पोएट ऑफ द ईस्ट, और वो नो डाउट बहुत अच्छे पोएट थे और उनकी पोइट्री ने बहुत ज्यादा अकॉम्प्लिशमेंट्स किए हैं. अकॉम्प्लिशमेंट मतलब लाइक उनकी पोइट्री से काफी ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं और वो जो लाइक उनका मैसेज जो था वो लोगों तक पहुंच गया था. ठीक है, दैट इज द बिगेस्ट अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ अ पोएट कि जो वो चीज बताना चाह रहा है थ्रू हिज पोएट्री लोग वो चीज समझें और उस पर अमल करें. तो ये बातें जो थी वो मुसलमानों और हिंदुओं दोनों ने भी उनकी पोएट्री से समझी और उन पर अमल भी किया. ठीक है, he began his professional career as a professor of Arabic at the Oriental College. ओके, उन्होंने सबसे पहले जो है अपना
तो उन्होंने अपना जो करियर था, प्रोफेशनल करियर, ही स्टार्टेड एट ओरिएंटल कॉलेज एज अ प्रोफेसर ऑफ अरबिक। अरबी के प्रोफेसर लगे थे ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में। और उसके बाद उन्होंने अपना एमए किया और फिर वो लंदन चले गए थे, जहाँ पे उन्होंने एक लॉ की डिग्री ली। अब लॉ की डिग्री लेने के बाद वो एक ऑफिशियल बैरिस्टर बन गए थे, जस्ट लाइक कायदे आजम, जिनको लॉ के बारे में पता था। लेकिन बिकॉज ही वॉज अ बैरिस्टर डिडंट मीन कि वो पोइट्री नहीं लिख सकते थे, उनका शौक था एक। ठीक है। उसके बाद उन्होंने पीएचडी भी की थी फ्रॉम म्यूनिच यूनिवर्सिटी इन पर्शियन फिलोसफी। मतलब लाइक फारसी की फलसफे के अंदर उन्होंने जो है वो पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। अब जो भी बंदा पीएचडी की डिग्री हासिल करता है उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, दैट्स वाई उनके नाम के आगे लगता है डॉक्टर मोहम्मद इकबा। ओके, सो यहाँ स्टॉप करते हैं बिकॉज क्लास का टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो गया। सो एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन और क्वेश्चंस यू कैन आस्क। If you don't have any question, just write no in the chat box. Yes. ये PhD करने के बाद अल्लामा इकबाल के नाम के साथ डॉक्टर लगा था। जी, पीएचडी जो भी करता है उनके नाम के साथ जो है फिर डॉक्टर का एक वर्ड लग जाता है। अब पीएचडी की डिग्री इज लाइक डॉक्टर ऑफ फिलोसफी ना, दैट्स व्हाई। ओके मैम। ठीक है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? नो मैम। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज।